राइट अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग पिछले क्लास में व्हाट वी वर डूइंग इज हमने कहा था कि वी आर एक्चुअली डन विद द कोर्स बट देयर इज वन टॉपिक लेफ्ट एंड इट इज essentially as okay, let me just get this is coming. Yeah. Right. तो वी आर सेइंग कि हम लोग ने एक टॉपिक जो रह गया दैट इज रिलेटेड टू इक्वेशंस ऑफ मोशन और you already know how to do this. So this, if I will not force you to use this method anywhere, but this is actually going to be a very useful technique when you are finding the equation of motion. So if you want to skip this thing, you can skip this thing, but I would recommend that you do this because this is going to help you guys. ठीक है, काफी ज़्यादा it will help you in order to uh, when you're writing equations of systems which can appear to be slightly complicated, this is going to help. सही, तो उसके लिए हमने Lagrange's equation लास्ट क्लास में देखी थी and we talked about their formulation और क्या approach होती है बेसिक एग्जांपल से. तो let me just go through that equation. तो हमें पता है कि equations हमें किस तरह निकालनी होती है. तो we determine the equations of the system. तो अगर 2 डिग्री फ्रीडम है तो 2 इक्वेशंस आएंगी. एक्सेलरेशन की टर्म हमारे पास कपल्ड नहीं होती, तो एक्सेलरेशन की टर्म इंडिविजुअली आ रही होती. तो जिस डिग्री फ्रीडम की एक्सेलरेशन की टर्म आ रही होती है उसकी इक्वेशन को हम नॉर्मली कह रहे होते हैं. तो दिस द फर्स्ट इक्वेशन इज फॉर x1 एंड द सेकंड वन इज फॉर x2 एंड आइडियली वी शुड से कि पहली इक्वेशन m1 के लिए है, दूसरी इक्वेशन m2 के लिए. ठीक है, and then we can write the equations in terms of the matrices mass, damping and stiffness matrices. ठीक हो गया. और उसके बाद हमने कहा था कि there is a way to determine these equations and these are the Lagrange's equations. ठीक है, अब Lagrange's equation जो है हमारे पास it's an energy method, तो it benefits from all the benefits of the energy method that you had seen before. पहले हमने एनर्जी मेथड को क्यों छोड़ा था? वी सेड के सिंस दिस मेथड, द मेथड दैट वी टॉक्ड अबाउट बिफोर व्हिच वाज p प्लस u का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो वो मेथड हमने इस वजह से छोड़ना है क्योंकि उसमें हम डैम्पिंग यूज नहीं कर सकते. ठीक है, और उसमें हम अप्लाइड फोर्सेस भी यूज नहीं कर सकते. तो दैट मेथड वाज ओनली एप्लीकेबल टू सिस्टम्स व्हिच were undergoing free vibrations and which did not have any damping in them. ठीक है, 1 डिग्री फ्रीडम की लिए बात कर रहे थे हम लोग. तो there were very limited applications of that method. अब जो हम मेथड देख रहे हैं, this method is going to be very powerful. ठीक है, और इस मेथड में we can have damping, we can have multiple degrees of freedom, we can have applied forces. ठीक है, काफी चीजें हो सकती हैं. और हम लोगों ने सबसे पहले एक चीज डिफाइन करनी होती है. इंस्टेड ऑफ एडिंग t प्लस यू जैसे हमने पिछली बार किया था, अब हम उनका डिफरेंस ले रहे हैं, t माइनस यू कर रहे हैं. ठीक है, अब इसकी वजह क्या है? ये दिस इज जस्ट हाउ इट इज डिफाइंड एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन द इक्वेशन फ्रॉम दिस टर्म l. ठीक है, t माइनस यू की फॉर्म में डिफाइन करते हैं. तो ये लिखना कोई मुश्किल चीज नहीं है. हम इंडिपेंडेंटली काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, इंडिपेंडेंटली पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, एंड वी कैन राइट द t माइनस यू थिंग. सही, आपके पास जो भी सिस्टम के जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे जैसे x1 x2 x3 x और थीटा या फिर θ1 θ2 व्हाटएवर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स यू हैव, उनकी टर्म्स में आपके पास ये लैग्रांजियन जो बन जाएगा. तो हो सकता है लैग्रांजियन के अंदर x1 भी आ रहा हो, x2 भी आ रहा हो, x1 डॉट भी आ रहा हो, x2 डॉट भी आ रहा हो. सही, तो दिस इज गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट्स एज वेल एज द वेलोसिटीज, क्योंकि आपके पास काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटीज आ रही होंगी और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर डिस्प्लेसमेंट्स आ रही होंगी. नाउ हमें पता है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं दे आर नॉट यूनिक. तो हमने इसकी बात की हुई, तो आई एम गोइंग टू आई टॉक्ड अबाउट दिस इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो. एंड बेसिकली जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आपके यूनिक नहीं होते, बट वी नो दैट आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आर यूनिक. तो हमारे जो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इस केस में, तीनों केसेस में देयर आर टू डिग्री फ्रीडम सिस्टम. अच्छा, दिस सिस्टम इटसेल्फ इज
एन इलास्टिक पेंडुलम, तो आपके पास अब लेंथ एल फिक्स नहीं है, इट इज वेरिएबल सिंस देयर इज स्प्रिंग, तो दिस इज 2D फ्रीडम सिस्टम। ये सिस्टम में मास लगा हुआ, मास के ऊपर पेंडुलम अटैच्ड है, and then you have a double pendulum as well. So these are fairly complicated systems. ठीक है, they're not simple systems. अच्छा, especially these two, इनकी equation लिखना is not easy. It's a very difficult task to determine the equation of these systems. Anyways, ये हमारी Lagrangian जो equation होती है, Lagrange's equation, उससे हम अपनी इक्वेशन मोशन लिखते कैसे? तो सिंस वी हैव ऑलरेडी डिटरमिन्ड एल, तो वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट अ फ्यू डेरिवेटिव्स। हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेने होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटीज एज वेल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, ये टर्म जो आ रही है डी, दिस शोज डैम्पिंग एंड दिस विल टॉक अबाउट टुडे। पिछली क्लास में हमने इसकी बात नहीं की थी। सिमिलरली दिस टर्म इज अप्लाइड टू सिस्टम्स विद फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस नहीं होंगी तो जीरो हो जाता है। तो पिछली क्लास में हमने एग्जांपल देखी थी, आई जस्ट क्विकली स्किम थ्रू इट, जिसमें डैम्पिंग की टर्म भी जीरो थी और अप्लाइड फोर्सेस की टर्म भी जीरो थी। तो वी ओनली हैड टू डेरिवेटिव्स, एक वेलोसिटी वाला और ये एक डिस्प्लेसमेंट वाला। ठीक है, डी जो है आपके पास सिंपली जिस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करते हैं, इसी तरीके से हम ये एक डिसिपेशन की टर्म डिफाइन कर रहे होते हैं, विस्कस डिसिपेशन की टर्म, विच इज हाफ c times velocity का square instead of m times velocity का square which gives us kinetic energy. We just go half c times velocity का square and this gives us d, और d का डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो हमारे पास डैम्पिंग की फोर्स आ जाती है। इसमें हमारे पास हमारे डिस्प्लेसमेंट्स भी हैं, नंबर ऑफ डिग्रीज फ्रीडम n है, इसीलिए ये आपके पास n इक्वेशंस फॉर्म होंगी। तो दिस इज नॉट जस्ट वन इक्वेशन, तो एवरी टाइम यू रिप्लेस j here, तो q1 dot q1 all of this, when you keep on replacing j with 1 2 3 4 5, you get a new equation every single time, and we'll just when we see the example you'll find that this is not that difficult. Okay, ये example हमने देखी थी। हमेशा starting point जो होता है आपका वो ये होता है कि you start with defining the Lagrangian। ठीक है, तो आपने t minus 2 लिखना है, not difficult. Once we have this t minus 2 term, we can just calculate the derivatives and we can write our equation. सही हो गया। तो हमारे पास अभी जो है हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स इस सिस्टम के लिए क्या होंगे, x1 एंड x2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स आर x1 एंड x2, राइट। तो अब हमें x1 x2 डिफाइन कर दिया। अब हमारा काम जो है इतना कोई मुश्किल नहीं है। हमें सबसे पहले क्या काम करना होगा, सबसे सिस्टम की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो दो मासेस हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, दोनों की काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंटली निकल आएगी, तो इट इज गोइंग टू बी हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 x2 डॉट स्क्वायर। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए दो स्प्रिंग्स हैं जिनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये स्प्रिंग के एक एंड फिक्स्ड है, इसका एक दोनों एंड मूव कर रहे हैं, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी इज जस्ट हाफ k1 x1 स्क्वायर, और इसके लिए यू हैव टू टेक द डिफरेंस x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, व्हिचएवर यू प्रेफर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यू हैव हाफ k1 x1 स्क्वायर एंड हाफ k2 x1 माइनस x2 का स्क्वायर। सही, बेस्ड ऑन दिस वी कैन डिफाइन अवर लैग्रांजियन। लैग्रांजियन में मैंने सिर्फ जो u की दो टर्म्स हैं उनके साथ माइनस साइन अटैच कर दिया, तो इट इज l माइनस u, दिस इज सॉरी t माइनस u, तो दोनों टर्म्स जो पोटेंशियल एनर्जी की थी माइनस हो गई। In order to get our equations, we have to calculate the derivatives. अब देख लेते हैं डेरिवेटिव्स कैसे निकालेंगे। डेरिवेटिव्स निकालना इज नॉट एक्चुअली डिफिकल्ट। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वेलोसिटीज और डिस्प्लेसमेंट्स को आपने बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ट्रीट करना है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो जब आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे होंगे, तो फॉर एग्जांपल मैं x1 से डेरिवेटिव ले रहा हूँ जब, या लेट्स से हाँ x1 से ले रहा हूँ, ठीक है, इस चीज में, तो x1 डॉट एंड x2 डॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ x1, हमें उसको उनका फंक्शन नहीं एज्यूम करना। तो देयरफॉर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज आपके पास in partial derivative these two terms will be treated as a constant and they will go away. इन दोनों टर्म का डेरिवेटिव आएगा x1 के रिस्पेक्ट से। सही, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स लेना मुश्किल नहीं होगा, चीजें बहुत सिंपल, जैसे आप डेरिवेटिव्स लेंगे चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी क्योंकि बहुत सारी टर्म जीरो होना शुरू हो जाएंगी। सही, तो लेट्स सी हाउ वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव्स। पार्शियल l बाय पार्शियल x1 करना था,
पूरा हमने लैग्रांजियन यहाँ पे लिख दिया। पहली टर्म खत्म हो गई, दूसरी खत्म हो गई, तीसरी टर्म का डेरिवेटिव इज -k1x1, चौथी टर्म का डेरिवेटिव लेना है, उसमें हमने पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया, फिर पैरेंथेसिस के अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव लिया। ठीक हो गया? वी डू दैट एंड वी एंड अप विद दिस हाफ k2 x1 माइनस x2 स्क्वायर था, 2 नीचे आ गया तो हाफ से हाफ खत्म हो गया, तो हाफ से 2 खत्म हो गया, यू एंड अप विद k2 x1 माइनस x2 मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द पैरेंथेसिस x1 minus x2 का डेरिवेटिव लेने with respect to x1 that becomes 1, so it's just 1 here, सही? तो you get the partial derivative with respect to x1। इसमें फिर मैंने x1 के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट कर लिया, x2 के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट कर लिया, तो जो दो x1 की टर्म्स थी उनको साथ लिख दिया, x2 की टर्म को साथ लिख दिया। This just helps me writing my equation later on। Similarly हम x2 के रिस्पेक्ट से भी ले सकते हैं। अब x2 के रिस्पेक्ट से जब आप ले रहे होंगे there is only one term here जिसमें x2 आ रहा है, तो बाकी तीनों टर्म्स खत्म हो गई। इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है, अगेन सेम थिंग, हाफ 2k2 x1 minus x2 multiplied by derivative of the parenthesis which becomes -1, so there is a -1 here। ठीक है, that's it। आपने x2 और x1 की टर्म्स में अपना पार्शियल डेरिवेटिव लिख दिया। You have to now take the derivative with respect to velocities and that's very straightforward, क्योंकि बिल्कुल सिंपल टर्म्स है। तो x1 डॉट के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो इट बिकम्स m1 x1 डॉट। सही है? इक्वेशन के अंदर ये टर्म पार्शियल l बाय पार्शियल x1 डॉट डायरेक्टली नहीं आ रही, देयर इज अ टाइम डेरिवेटिव हियर एज़ वेल, तो मैंने इसका टाइम डेरिवेटिव ले लिया। अब आपने यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन रखनी है, वो ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है यहाँ पे, विच मीन्स कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो रही हैं, बट टाइम डेरिवेटिव इज अ फुल डेरिवेटिव, ठीक है, नॉर्मल डेरिवेटिव है। दिस मीन्स अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी और टर्म आ रही होती, तो लेट्स से देयर वाज x2 here multiplying somehow, या फिर x1 x2 का कोई रेशियो मल्टीप्लाई हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, तो इन दैट केस यू वुड हैव टेकन द डेरिवेटिव ऑफ द कंप्लीट फंक्शन। ठीक है, अगर प्रोडक्ट हो रहा होता तो प्रोडक्ट 2 लगाते, डिवाइड हो रहा था डिवाइड करते, अगर आपके पास कोई और टर्म भी आ रही है उसको भी आपने टाइम डेरिवेटिव उसका लेना है। तो दिस इज अ फुल डेरिवेटिव एंड दिस इज अ पार्शियल डेरिवेटिव। इस चीज का सिर्फ ख्याल रखिएगा, बाकी क्योंकि रूल्स वही हैं जो कि नॉर्मल डेरिवेटिव पे अप्लाई होते हैं, तो अगर कोई भी प्रोडक्ट आ जाएगा फॉर एग्जांपल, देन यू हैव टू टेक द प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव जो हम करते हैं। ठीक है, एनीवेज द अप्रोच इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक, आपने x2 के रिस्पेक्ट से, x2 डॉट के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लिया, उसका फुल डेरिवेटिव ले लिया with respect to time, तो x1 dot becomes x2 double dot, x2 dot becomes x2 double dot, and that's it, इक्वेशन बन गई है। अब लेट्स सी हाउ क्या इक्वेशन बनी। यहाँ पर दो इक्वेशंस थी, हमने दोनों टर्म्स निकाली हुई है, वी जस्ट नीड टू प्लग द इक्वेशंस, अपनी जो हमारी टर्म्स है इक्वेशन के अंदर प्लग इन करनी है, एंड वी एंड अप विद व्हाट वी नीड। ठीक है ना, तो हम डायरेक्टली वी अराइव एट द सॉल्यूशन। अब नाउ दिस appears to be a method। अभी तो खैर बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, तो इसलिए चीजें इतनी ज्यादा फील भी नहीं हुई कि मुश्किल है, बट इफ यू गेट अ प्रॉब्लम विच इज, अभी जो हम प्रॉब्लम देखेंगे इट विल नॉट बी एज कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इट विल स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो जो अगर हम अगला प्रॉब्लम देखें एंड विल क्लोज दिस टॉपिक आफ्टर दिस, तो हमने इसको सिर्फ इसी हद तक रखना है कि हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स नहीं देख रहे हैं, सिंपल सिस्टम्स देख रहे हैं, बट we want to know this method ताकि अगर if somebody is getting stuck with the normal methods, this should be available to you। कि आप इससे अगर कोशिश करें, this will actually help you in solving the equations of motion problems relatively straightforward in a straightforward way। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि एक मास है, सॉर्ट ऑफ कार्ट है जो कि फ्लोर के ऊपर मूव कर रही है, और उसके साथ में पेंडुलम अटैच्ड है। पेंडुलम के जो हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है दैट इज थीटा, और जो कार्ट है उसका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज एक्स। कार्ट का मास कैपिटल है, पेंडुलम के एंड पे जो मास अटैच्ड है दैट इज स्मॉल एम। सही, अब इसकी आप क्या इक्वेशन बना सकते हैं यूजिंग वर्चुअल वर्क, यू कैन डू इट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट उसमें तो कुछ चीजें सोचनी पड़ती हैं कि फॉर एग्जांपल आप जब इसका
इसकी इक्वेशन लिख रहे होंगे तो यू वुड हैव टू कंसिडर दिस स्लाइटली एट एन एंगल। पेंडुलम की इक्वेशन जब बना रहे होते हैं तो कुछ एंगल पे लेते हैं ताकि वेट का फैक्टर निकालना आसान हो जाए, ठीक है। तो आप इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा उसको टिल्ट करते हैं, तो द वे यू वुड एक्चुअली डेवलप द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ दिस सिस्टम यूजिंग वर्चुअल वर्क वुड बी कि आप इसको पहले एक एंगल के ऊपर लेंगे, this would be your theta, सही है, and there would be a weight component acting here, तो उसके दो components act कर रहे होंगे, and then there is a spring force as well। तो spring force की direction would depend कि आप ये L/2 पे अगर लगा हुआ है तो L/2 थीटा बड़ा है कि x बड़ा है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपके पास ये स्प्रिंग फोर्स आ जाएगी। एंड द कैपिटल M थिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें कुछ भी नहीं है, बट दिस पार्ट पेंडुलम पार्ट रिक्वायर्स सम थिंकिंग। इतना सीधा काम नहीं है, तो ये एंगल भी थीटा होगा एंड देन यू कैन एक्चुअली डू दैट, बट यू नीड टू थिंक अबाउट इट, सही। अब अगर हम इस चीज को अटेम्प्ट करना चाहें यूजिंग what we have just studied, you would find that this is a much more straightforward way. You don't need to worry about these vectors or anything like that, ठीक। हमें सिर्फ एक चीज का ख्याल करना पड़ेगा कि पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी किस तरह निकालनी है, which once you do it once, तो exactly same चीज बार बार अप्लाई हो रही होती है for pendulums। तो starting point is again the same, we have to determine a Lagrangian, for that from that we can find our equation, सही। इक्वेशन आ जाएगी उससे, और जो इक्वेशन निकल के आ रही है हमारे पास उसके अंदर हमारे पास इस पर्टिकुलर केस के अंदर दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, एक x है और एक थीटा है। तो हमें डेरिवेटिव्स जो लेने पड़ेंगे वो x डॉट और x के लिए और थीटा डॉट और थीटा के लिए लेने पड़ेंगे, ठीक है। बट बिफोर वी डू दैट वी हैव टू determine the kinetic and potential energies, and then we have to determine the Lagrangian, और फिर हम derivatives लेंगे। तो kinetic energy क्या होगी इस सिस्टम की? तो kinetic energy सिस्टम की दो है, this just mass here, ठीक है, point mass है, this is not एक कंपाउंड पेंडुलम नहीं है जिसका रोटेशनल इनर्शिया और सिंपल पॉइंट मास है। इसकी इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? इट्स गोइंग टू बी L थीटा डॉट, ठीक है। तो हमें अगर अपनी लेट्स नॉट राइट थीटा डॉट, लेट्स से कि डिस्प्लेसमेंट L थीटा, तो वी कैन डिटरमिन द वेलोसिटी एज L थीटा डॉट। तो अगर हमें दोनों मासेस की अपनी काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी तो इट वुड बी हाफ स्मॉल m L थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M x डॉट का स्क्वायर, दिस इज इट। तो हम दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। तो आप L स्क्वायर को यू कैन एडजस्ट, ठीक है, L स्क्वायर बाहर ले आइए एंड इट विल बिकम ml स्क्वायर, एंड ml स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पॉइंट मास। तो अगर आप इसको थीटा की टर्म्स में भी लिखना चाह रहे हैं, एंड इफ यू राइट इट लाइक दिस, देन फॉर अ पॉइंट मास दिस बिकम्स ml स्क्वायर, एंड दिस इज अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो दिस यू कैन राइट इट ईदर वे, नॉट एन इशू। फिर हम आ जाते हैं आफ्टर काइनेटिक एनर्जी ऑन द पोटेंशियल एनर्जी पार्ट। पोटेंशियल एनर्जी दो है, एक पोटेंशियल एनर्जी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस वन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें क्या हो रहा है? इसमें वी हैव हाफ के, let's say x minus, and this point has a displacement, let's call this x2, x minus x2 square. What is x2? X2 is L/2 theta, so this becomes half k x minus L/2 theta का whole squared, and that's it, ठीक हो गया। Then there is a potential energy of the pendulum. Pendulum की potential energy क्या होती है? Gravitational potential energy होती है, which is, so if I write the gravitational potential energy, this is going to be mgh. इसके लिए we did talk about this in जब हम रोटेशन सिस्टम स्टडी कर रहे थे, हमने सिंपल और कंपाउंड पेंडुलम्स उधर रिवाइज किए थे। यू हैव टू कंसीडर अ डेटम, राइट? तो आपको नहीं अगर याद तो ये चीज गो एंड रिवाइज दैट पार्ट एज वेल, बट द पॉइंट इज दैट यू नीड टू कंसीडर डेटम जिसके रेफरेंस से आप हाइट मेजर करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, और
उसकी बेस पे आप सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं. तो यू कैन आइदर कंसिडर योर डेटम टू बी D1 और D2, दोनों तरीके से काम हो जाएगा. तो अगर मैं D1 के रिस्पेक्ट से लिख रहा हूँ, देन व्हेन योर pendulum is here, this is my h. So my height would be total length minus this length. If I can find this, then I can find h. तो easier way is कि आप जहाँ पे आपके पास सेंटर रोटेशन आ रहा है, जहाँ से पेंडुलम कनेक्टेड है, वहां से ले लीजिए. तो अगर मैं D2 के रिस्पेक्ट से लिख रहा हूँ, देन द हाइट इज दिस हाइट. सही है. और ये बिलो द डेटम है, तो दिस बिकम्स अ नेगेटिव हाइट. ठीक हो गया. हाइट क्या होगी, हमें ये ट्राइंगल देखना है. तो इस ट्राइंगल के अंदर दिस साइड इज L एंड वी नीड दिस. तो व्हाट इज दिस? इट इज L cos थीटा. ठीक है. तो योर H becomes minus L cos theta multiplied with mg, you get the potential energy of the pendulum. So it's mgl cos theta negative. तो दो टर्म्स आ गई. एक हमारे पास हाफ के x माइनस एल थीटा वाली टर्म आ गई यहाँ पे, और माइनस mgl cos थीटा की टर्म आ गई. ठीक है. 1 मिनट प्लीज. ओके. तो नेक्स्ट अप वी what do we do? We write the Lagrangian, और Lagrangian is just T minus U. तो आपने पूरा काइनेटिक एनर्जी लिख दी, पूरी पोटेंशियल एनर्जी उसमें से माइनस कर दी. ठीक है. This is the kinetic energy minus the spring potential energy and minus the gravitation potential energy, which was minus here, to minus minus becomes plus. In order to get this, we need to calculate the derivative. हमें ये इक्वेशन लिखनी है, तो उसके लिए हमें respect to velocities and displacements अपने सारे derivatives चाहिए होंगे. We can just go ahead and do that now. So you see, whatever the system, you have to do the exact same thing, and the only job which you need to do right is writing these two things correctly and taking the derivatives correctly, and that's it. ठीक है. तो अगर हम partial L by partial x पहले ले रहे हैं, तो let's see what we have here. तो we have, this is our Lagrangian. x की टर्म हमारे पास कहाँ आ रही है? सिर्फ एक जगह पे आ रही है x की टर्म. तो when we take the derivative, we are going to get half k square का derivative become multiplied 2 multiplies here, so it becomes 2 upon 2 k x minus L by 2 theta, and then the derivative of the parenthesis, which becomes 1. ठीक है. So you get minus k x minus L by 2 theta, and there is a 1 multiplying here, which is partial x by partial x. Partial L by partial theta करना था, partial L by partial theta करेंगे तो हमारे पास कितनी टर्म्स आएंगी? There are going to be 2 terms here. सही. तो there is this term जिसका डेरिवेटिव सेम होगा, सिर्फ आपका जब आप पैरेंथेसिस का डेरिवेटिव लेंगे तो L by 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस L by 2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा as the derivative of the parenthesis. Then you have mgl cos theta, which becomes mgl sin theta. So we have two terms. So one term is the spring potential energy ka derivative, which becomes the same thing, and then we take the derivative of the parenthesis. There is a minus L by 2 here, or mgl cos theta का derivative becomes mgl sin theta. इस point पे आके, after taking the derivative, you need to remember, you can apply and you should apply the approximation of small angles. ठीक है. Which is that sin theta is equivalent to theta. ये काम अपने पहले नहीं करना. इसमें एक प्रॉब्लम बच्चे करते हैं कि what they do is they put the small angle approximation directly in the energy term. तो cos theta की angle approximation, small angle approximation होती है 1. So you can't do that. So you have to first get to the final form. जैसे अब ये partial L by partial theta की जो term आ गई, ये this is the final form that is going to be plugged into the system, into the equation. So here we can apply the small angle approximation. So mgl sin theta becomes mgl theta. सही. partial L by partial x dot ले सकते हैं, partial L by partial theta ले सकते हैं.
एंड दोनों का टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो masses and the length is constant with respect to time, तो सिर्फ x dot और theta dot का टाइम डेरिवेटिव होगा, and we get mx double dot and ml square theta double dot. That's it. The equation is done. Once you get the four derivatives, you are done. तो आपने सिर्फ आप अपनी equations के अंदर इसको plug in कर. पहली equation है, दोनों derivatives अपने निकाले हुए, we can just plug them in. Similarly, हम दूसरी equation के साथ भी यही काम कर सकते हैं. And we are rearranging things by collecting the coefficients. तो जहाँ theta की terms आ रही है उनको collect कर दिए, जहाँ x की terms आ रही होंगी उनको collect कर देंगे, separate out कर देते हैं, parentheses वगैरह open करके. We just try to keep, we collect the coefficients together. See, that's what we are trying to do. So इसी example के अंदर what we are going to do next is we are not going to do any other example. We are just going to add a force to it. We are going to add forces to it, and we are going to add a damper to it. Okay, so just give me just give me like 10 seconds. Let me check something out, and then I'll reshare my screen. Right. तो इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क मी. Otherwise, I'm just going to add the damper here and the forces, a couple of forces, just to see how to take care of them. All right. तो हमारे पास जो एक उसी सिस्टम के अंदर what we have done is we have added a damper at L/2 on the pendulum. ठीक है, pendulum के ऊपर अटैच किया है, damper is C, and then we have two forces. एक force है जो कि capital M पे अप्लाई हो रही है in the opposite direction of the displacement x, and there is a moment mt, क्योंकि m हमारे पास मास भी तो हम उसको mt कह रहे हैं, which is applying on the pendulum, and we need to now add these things into our equation. सही है. अब हमें पता है इक्वेशन बनाने के लिए लैग्रांजियन चाहिए होता है, उससे हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. हमारे पास जो हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी हमें पता है. हमारा सिस्टम is same except for the damper and the forces, so what kinetic and potential energy are the same. ठीक है, हमारे पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की चीजों में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो लैग्रांजियन सेम है एंड देयरफॉर द डेरिवेटिव्स आर द सेम एज वेल. तो वी ऑलरेडी हैव द पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा, पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स डॉट एंड पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा डॉट. वो तो हमारे पास है सब कुछ. द ओनली न्यू थिंग्स आर the damping and the forces. तो damping को निकालने के लिए there is a separate term which is directly given to you. अगर जितने भी dampers होते हैं उनके लिए ये चीज आपको लिखनी होती है. ठीक है, तो अगर this behaves just like a spring as well, तो अगर इसके दोनों एंड मूव कर रहे होंगे तो जैसे आपने डिफरेंस का स्क्वायर स्प्रिंग के लिए करते हैं वैसे इसके लिए भी डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो इफ लेट्स से दिस एंड वाज मूविंग एज वेल, देन यू वुड हैव टेकन x3 डॉट माइनस x2 डॉट का होल स्क्वायर. ठीक है, सेम चीज हो रही होती है. राइट, इन दिस केस इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो हमारे पास एक ही डैम्पर है, एक ही टर्म आ रही है, इसके अंदर सारी टर्म्स ऐड हो जाती हैं डी की. ठीक है, तो डी इज नॉट सेपरेटली रिटन फॉर एवरीथिंग, डी जस्ट हैज ऑल द टर्म्स टुगेदर. तो अगर हमारे पास तीन डैम्पर्स लगे होते तो हम तीनों डैम्पर्स की ये वाली जो हाफ सी क्यू डॉट स्क्वायर जो है तीनों डैम्पर्स के लिए लिख देते एक साथ. तो राइट नाउ वी ओनली हैव वन, तो वी जस्ट राइट दिस. इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट हमें पता है क्या है. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट इज L/2 theta, so we are saying the velocity is L/2 theta dot, and from there we can go ahead and we can calculate the required term. हमारी required term जो इस केस में है that is the derivative of d. तो partial d by partial x dot and partial d by partial theta dot. x dot इसके अंदर आ ही नहीं रहा तो जीरो हो गया डेरिवेटिव. थीटा डॉट के रिस्पेक्ट से हमारा डेरिवेटिव निकल के आ गया.
So we have a derivative here which we can use directly in the equation. अब हमें देखना है कि what to do about the forces. Forces come from the principle of virtual work, but now we only write the work of the external forces. हमें अपने springs और बाकी चीजों का work नहीं लिखना. We just need to write the virtual work of the external forces. अब इस point पे भी people start to question कि अगर हमें virtual work लिखना ही है तो why not just do that the entire method? हम इसकी क्या जरूरत पड़ी? If you are able to get that method, if you are able to solve the system by that method, do it. Not an issue. But many times the system becomes so complicated कि आपको कंपोनेंट्स वगैरह निकालने में ना जो अगर फोर्सेस वगैरह के अप्लाई हो रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स है या फिर वेट अप्लाई हो रहा है, उसकी चीजें, तो वो मसला हो रहा होता है. इन दैट केस एनर्जी मेथड्स हेल्प. एंड most of the times writing the virtual work of the applied forces is fairly straightforward. आपको virtual work लिखने के लिए क्या चीजें required होती हैं? आपको force required होती है और virtual displacement required होती है. virtual displacement किस point की? जिस point पे force apply हो रही है, ठीक है, और corresponding होती है. तो F2 का virtual work क्या होगा? It is going to be F2 partial x. And since F2 and x are in opposite direction, it is going to be minus F2 delta x. And इसके लिए this is the moment. So what is the corresponding displacement for moment? It's theta. So it becomes mt times delta theta. And mt and theta are in the same direction. So it is a positive work. And that's it. So virtual work of external forces is not difficult. तो आप virtual work लिख सकते हैं अपनी सारी forces का. So there is another force. Okay, there is an F here as well. So F जो force है, this is F delta, let's call this x3, F delta x3, where x3 is equals to L theta, so it becomes FL delta theta. सही है ना? And this is it. This is your work. और इसमें हमें करना क्या पड़ता है? हमारे पास जितनी भी डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं उनके कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करना पड़ता है. तो हमारे पास डेल्टा एक्स की एक टर्म आ रही है और डेल्टा थीटा की दो टर्म्स आ रही है. तो वी जस्ट नीड टू कलेक्ट द टू कोफिशिएंट्स ऑफ डेल्टा थीटा टुगेदर. तो व्हाट वी आर गोइंग टू जस्ट राइट इट लाइक दिस. दैट्स इट. कुछ ज्यादा सोचने वाला काम नहीं करना. एंड देन योर जनरलाइज्ड फोर्सेस बिकम द कोफिशिएंट्स. जो वे कोफिशिएंट्स है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं. तो एक्स की इक्वेशन में क्या फोर्स अप्लाई होगी? वॉट एवर इज मल्टीप्लाइंग विद डेल्टा एक्स. थीटा की इक्वेशन में क्या फोर्स अप्लाई होगी? वॉट एवर इज मल्टीप्लाइंग विद डेल्टा थीटा. तो for q1 equals to x, capital Q1, which is the force, becomes minus F2. And for q2 equals to theta, capital Q2, which is the generalized force, is equals to FL plus MT. Generalized force हम कह रहे हैं, although this is the moment, but we just keep it a generalized force. ठीक है, उसकी टर्म को सेम ही रखते हैं, या इसको generalized moment भी कह लें आप अगर कहना चाह रहे हैं तो. And that's it. तो हमारे पास अब इक्वेशन के अंदर सिर्फ दो नई चीजें ऐड हुई हैं, पार्शियल डी बाय पार्शियल एक्स डॉट एंड Q1, और सेकंड इक्वेशन के अंदर पार्शियल डी बाय पार्शियल थीटा and Q2. That's what's added in our equations. So we can just now we have all the terms. इसमें फायदा ये होता है कि आपके पास इंडिविजुअल टर्म्स आ रही होती है. You just need to plug the individual terms in the equation. So you just plug the terms here and you get your equation. Similarly for theta, you plug all the terms that you have just determined. नई terms क्या आ रही हैं? CL square by 4 theta dot, the damping term, and FL plus MT, which is the generalized moment. And again, काम ये इसके बाद क्या करना होता है? We have to collect the coefficients together. जो थीटा के coefficients हैं उनको collect कर लीजिए एक साथ. ठीक है, तो this is what you end up with. ML square theta double dot plus CL square by 4 theta dot plus the coefficient of theta minus the coefficient of x times x equal to the generalized moment, which is FL plus MT. ये काम वर्चुअल वर्क से हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था. इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट, नॉट इजी. ठीक है, मुश्किल होता, हो जाता. बट डीलिंग विद
systems having gravitational effects with energy method is very easy compared to systems which are just having like spring and force damping and mass forces, inertial forces. अगर वैसे system होते हैं तो virtual work is very straightforward to apply. But in इस तरह के system जिसमें gravity भी involve होती है थोड़ी मुश्किल होने लगती है because you have to find the components of the weight which will generate the force and things like that. तो ये वाली चीज है जो कि आपको थोड़ी सोचनी पड़ती है. इसमें कोई क्वेश्चन किसी का है तो गो अहेड एंड आस्क मी प्लीज, because I'm done. This is it. So this is the point where we'll actually stop and we'll say that we are done with the course. And if you have anything to say, इसके बारे में कुछ पूछनी है, कुछ समझ नहीं आ रही तो please say it. All right. So I'm going to upload the videos and the slides to this. ठीक. Remember, as we have said in the previous class, हमारा topic 13 और 14 में से quiz होगा on Thursday. We have said this in the previous class as well. So if somebody wasn't there, maybe this is news to you, but we have announced this. ठीक है? तो last जो हमारी class है, during the class time, we have a quiz from topic 13 and 14, which is the 2-degree freedom system, free and forced vibrations. That will make 4 quizzes for us, which will actually reduce the weightage of each individual quiz. So it will, अगर किसी quiz में मसला हुआ तो that is going to slightly benefit. ठीक है, quiz हम सारे count करेंगे because the weightage is high quiz की. तो Thursday class time 11:30 quiz. ठीक है, 1 घंटे का quiz होगा. You can do that. And that's basically it. Class का time भी खत्म हो रहा है. तो if there is anything, I'll restart the session. Otherwise, when the session ends, we'll stop. All right. ठीक है फिर बेटा. तो let's end this thing इंशाल्लाह. और Thursday को check your LMS on time to attempt the quiz. ठीक. Quiz 3 की grading I'll इंशाल्लाह upload before the 4th quiz. So you'll have that इंशाल्लाह. और जो आपकी CP की submission is on Friday.